हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं इंडिया एजुकेशन पाठशाला। बच्चों, आज से हम कक्षा 9वीं वोकेशनल जो वैषयिक शिक्षा हमारा चल रहा है उसके अंतर्गत कृषि ट्रेड सोलेनेसी क्रॉप कल्टीवेशन। तो बच्चों, आज से हम कक्षा 9 की ये बुक स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको पूरा सिलेबस एक के बाद एक वीडियो मिलते जरूर जाएंगे। तो बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि क्या होगा ना, जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको नए नए वीडियो मिलना चालू हो जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, फर्स्ट इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, चौथी और पांचवी, ये चारों इकाई को क्या करेंगे बच्चों, हम अच्छे से आपको पूरा समझाएंगे। और यहाँ पे क्या करना है बच्चों, आपको इन इकाइयों को समझना है। उसके बाद में मैं एक प्रश्न बैंक की भी एक वीडियो बना दूंगा, जो वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे तो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपको ये वीडियो। ठीक है बच्चों, तो अब हम आज फर्स्ट इकाई जो है बागवानी का परिचय, ये स्टार्ट करते हैं और आप समझेंगे। ठीक है, तो बच्चों, आप जानते हो बागवानी किसे कहते हैं। बागवानी जैसे कि आप देखे होंगे आपके घर में, घर के पीछे ज़रूर बगीचा लगाते होंगे आप लोग, या खेतों में आप बगीचा लगाते हैं। तो क्या करते हैं, कुछ जगह में भिंडी लगा देते हैं, कुछ जगह में टमाटर लगा देते हैं, मिर्च लगा देते हैं, बैगन लगा देते हैं, और भी सब्जियां ऐसी लगा करके आप एक छोटी सी बागवानी आप तैयार कर लेते हैं। तो ये सारी जो सोलेनेसी अपनी क्रॉप्स हैं, जैसे कि टमाटर, मिर्ची और बैगन और आलू, ये हमारी सोलेनेसी क्रॉप है। ठीक है, तो सोलेनेसी क्रॉप्स को हम क्या करते हैं, खेतों में लगाते हैं बच्चों। ठीक है, तो आज हम इन्हीं सोलेनेसी क्रॉप के बारे में समझेंगे कि इन जो सोलेनेसी क्रॉप को हम जब बागवानी में लगाते हैं तो उसी को हम एक प्रकार से क्या कहते हैं, बागवानी कहते हैं। बागवानी को हम बाड़ा भी कह सकते हैं, खेत का या फिर खेतों की जो बाड़ी रहती है, बाड़ी भी कह सकते हैं ना। तो बच्चों, हम आप परिचय समझते हैं। वह बागवानी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम सजावटी पेड़, मसाले, सुगंधित जो फसलें रहती हैं और सुगंधित पौधे, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं बच्चों, बागवानी में हम लगाते हैं। ठीक है, आप इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन समझेंगे। बागवानी एक विज्ञान है, साथ ही बागवानी फसलों जैसे फलों और सब्जियों, मसालों और सुगंधित मसालों, सजावटी पेड़ों, बागानों, औषधि और सुगंधित पौधों के उत्पादन, उपयोग और इनमें सुधार की कला है। ठीक है, मतलब कि आप बागवानी जब बनाते हैं, बागवानी जब लगाते हैं, तो क्या करते हैं, इस क्षेत्र में, एक छोटे से क्षेत्र में आप बागवानी में सारी सब्जियां लगाते हैं। तो क्या होता है कि ये छोटे से क्षेत्र में आप बहुत अच्छे से सब्जियों की सुरक्षा कर लेते हैं, है ना। बहुत अच्छे से क्या कर लेते हैं, सब्जियों की अच्छे से सुरक्षा कर लेते हैं। तो इसी जो सब्जियों को लगाने वाली ये सारी फ्रूट्स वगैरह, सब्जी वगैरह जो लगाने वाली जो जगह रहती है, उसी को हम क्या कहते हैं, बागवानी कहते हैं, जिसमें सारी सब्जियां लगाई जाती हैं। अब आगे पढ़ते हैं बच्चों। देखिए, एक मिनट बच्चों। हाँ, हम पढ़ेंगे अब बागवानी। बागवानी फसलों को रोपण में सघन देखभाल की आवश्यकता होती है। क्या होता है, जो बागवानी फसल होती है अपनी, तो उनको क्या होता है, सघन देखभाल की आवश्यकता होती है, मतलब अच्छे से देखभाल करना पड़ता है। वृद्धि का जोड़ तोड़, कटाई, संवेष्टन, विपणन, विपणन यानी बेचना, भंडारण करना, और प्रसंस्करण, प्रसंस्करण को भी समझेंगे। प्रसंस्करण यानी कि जब आप किसी उद्योग को अपना माल देते हो, कच्चा माल देते हो, और वो प्रसंस्करण से कोई दूसरी चीज़ बनाते हैं, वो है ना, प्रोसेसिंग में गहरी देखभाल और की आवश्यकता होती है। चीन के बाद भारत दुनिया में फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। मतलब कि भाई, चीन सबसे प्रथम है, उसके बाद में भारत क्या है, ये दूसरे स्थान पे है फल और सब्जी के उत्पादन में। ठीक है बच्चों, भारत में कुल आबादी का लगभग 55 से 60% कृषि, मतलब कि क्या है कि भारत में क्या है ना, कि 55 से 60% लोग कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है। आप ये मान के चलिए, मान के चलिए कि 55 से 60% क्या है, कि कृषि पे निर्भर हैं। ठीक है, बागवानी फसलें भारत में कुल कृषि उपज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये एक विस्तृत कृषि क्षेत्र को आच्छादित क्या करती है, कृषि क्षेत्र को कवर करती है, और सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 28% योगदान, कितना है, जीडीपी का 28% योगदान हमारी कृषि से हो रहा है बच्चों। ठीक है, भारत में कृषि वस्तुओं के कुल निर्यात में इन फसलों का हिस्सा 37% है। कितना प्रतिशत है बच्चों, 37% है। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये छोटी जरूर चीज़ें हैं पर बहुत समझने वाली चीज़ें हैं। अब बागवानी आपको समझ में आया होगा। अब एक चीज़, अब सत्र स्टार्ट होता है अपना, बागवानी का महत्व।
जो हम बागवानी लगाते हैं उसका क्या क्या महत्व है। सबसे पहले तो हम बागवानी की परिभाषा याद कर लेते हैं। सब बच्चों, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो होने वाली है आपके लिए, ये होने वाली है ये परिभाषा। ठीक है, तो परिभाषा को कैसे याद करोगे? सबसे पहले तो ये बताओ कि बागवानी को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? हॉर्टिकल्चर कहते हैं, है ना। तो बागवानी का अंग्रेजी नाम हॉर्टिकल्चर है। हॉर्टिकल्चर शब्द दो लेटिन शब्द कौन कौन से हैं? दो लेटिन शब्द हैं, एक हॉर्टस और कल्चरा। हॉर्टस और कल्चरा से लिया गया है, जिसका अर्थ है क्रमशः बाग और खेती। मतलब कि हॉर्टस का मतलब बाग हो गया और कल्चर का मतलब खेती हो गया, है ना। यह एक बाड़े में की गई खेती की फसलों को संदर्भित करता है। मतलब कि एक बाड़े में जो खेती करते हैं, उसमें जो खेती की जाती है उसको क्या करती है, ये हॉर्टिकल्चर संदर्भित करती है ना, की जाती है और खेती की फसलों को संदर्भित करती है, अर्थात उद्यान की खेती या बागवानी कहा जाता है इसे। मतलब कि बच्चों एक चीज़ याद रखना है आपको कि ये जो परिभाषा है हॉर्टिकल्चर की परिभाषा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत ही अच्छे से याद करना है बच्चों। इसको आप याद करने का तरीका कैसे होगा? देखो, इसको सबसे पहले तो आप समझो, बार बार 2 से 3 बार पढ़ो। 2 से 3 बार पढ़ोगे तो ज़रूर याद हो जाएगा। कैसे पढ़ना है कि बागवानी का अंग्रेजी नाम हॉर्टिकल्चर है। सबसे पहले इतना याद करो आप। कितना याद करोगे? बागवानी का अंग्रेजी नाम हॉर्टिकल्चर है। तो अब हॉर्टिकल्चर जो है बागवानी का नाम, तो ये जो हॉर्टिकल्चर है, तो हॉर्टिकल्चर किन दो शब्दों से मिलकर बना है? लेटिन भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है? एक हॉर्टस और एक कल्चरा। तो ये दो शब्दों से मिलकर क्या बना है? हॉर्टिकल्चर बना है ना। तो हॉर्टिकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना है और इसका अर्थ क्या है बच्चों? इसका अर्थ क्या है? बाग और खेती। यह एक बाड़े में की जाने वाली खेती को संदर्भित करता है। तो ये बहुत सरल परिभाषा है, 2 बार जरूर पढ़ेंगे और इसको याद कर लेंगे, है ना। हाँ, अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे सुविधाएं और महत्व। हाँ, एक चीज़ याद रखेंगे आप कि अगर आपके पास में यदि एग्रीकल्चर की बुक है तो उसको ज़रूर सामने रख कर के ही पढ़ें, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आती जाएंगी। क्योंकि मैं पीडीएफ के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ तो पीडीएफ आगे पीछे हो जाती है तो आपको पता नहीं चल पाएगा, है ना। तो सुनने के साथ साथ क्या करेंगे, आप बुक को भी सामने रखेंगे, ठीक है, अपनी लेसन को समझते समय। ठीक है, अब पढ़ते हैं हमें सुविधाएं और महत्व, है ना। तो बागवानी, एक मिनट, हाँ, बागवानी फसलें भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार पैदा करके विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है। अपन इसके पहले पढ़े थे बच्चों। क्या करते हैं? बहुत सारा रोजगार पैदा कर देते हैं। जैसे आप नर्सरी तैयार करोगे, नर्सरी लगाओगे, नर्सरी घर में रखोगे तो आपको भी लेबर की आवश्यकता होगी, रोजगार तो देना ही होगा ना। तो रोजगार क्या करता है? ये रोजगार पैदा करती है बागवानी, है ना। और विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को कच्चा माल, जैसे कि आप कच्चा माल, जैसे आप गन्ना दे रहे हैं, है ना, गन्ना किसी को दे रहे हैं तो ये गन्ना दिया आपने, तो गन्ने से फिर आप क्या, उद्योग वाले क्या बना लेंगे? उसको शक्कर बना लेंगे। तो गन्ना एक कच्चा माल हो गया, तो आप क्या करते हैं? गन्ना को देते हैं। तो बागवानी में लगाओगे ना आप गन्ना, तो अब आप कच्चा माल दोगे, कच्चा माल प्रदान करती है और विदेशी मुद्रा से अधिक उत्पादन और निर्यात की कमाई के कारण कृषि से अधिक लाभप्रदता प्रदान करती है। तो बच्चों बागवानी कितनी महत्वपूर्ण है आप देखें ना, कितने अच्छे से आप जान रहे हो कि बागवानी में कच्चा माल, रोजगार, ये सारी चीज़ें बागवानी दे रही है ना। अब हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं इसका कि बागवानी और क्या क्या महत्व दे रही है। पहला पॉइंट, बागवानी फसलें कृषि उपज और आहार में बदलाव का एक स्रोत है। क्या है? बदलाव का स्रोत है बागवानी फसलें, कृषि उपज और आहार, अपने जो लोग खाते हैं ना, हाँ, इस चीज़ में बदलाव का एक अच्छा स्रोत है। क्योंकि अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी तो आहार अच्छे अच्छे से अपने को मिलेगा और अच्छे से अपन लोग खाएंगे, है ना। इसके बाद में बच्चों हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, वे पोषक तत्व, विटामिन, खनिज, स्वाद, सुगंध, आहार के फाइबर आदि का स्रोत है। तो बागवानी में जो सब्जियां हो रही हैं, जो सारी चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या? विटामिन्स देंगी, एक तो खनिज देंगी, स्वाद देंगी, सुगंध के लिए कई सारी फसलें लगा लेते हैं, आहार के लिए, और फाइबर, फाइबर यानी रेशा होता है बच्चों। क्या होता है? फाइबर यानी रेशा होता है। तो ये सारी चीज़ें अपनी बागवानी हमको देती है। दूसरा पॉइंट समझ में आया होगा आशा करता हूँ मैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट में देखेंगे ग नंबर, इनमें स्वास्थ्य लाभकारी यौगिक और दवाएं होती हैं। तो बागवानी से हमको क्या मिलती है? एक तो दवा भी मिलती है। क्या मिलती है? दवा भी मिलती है और लाभकारी यौगिक भी मिलते हैं। ये तीसरा पॉइंट बहुत सरल है, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद चौथा पॉइंट को समझेंगे हम, इन फसलों की सुगंधता का महत्व और ये पर्यावरण की रक्षा करते हैं। तो ये क्या करते हैं? सुगंधता में महत्व है इनका और पर्यावरण में ये रक्षा करते हैं, ठीक है। उसके बाद ड नंबर समझेंगे हम, बागवानी फसलों के प्रति
इकाई क्षेत्र का तुलनात्मक उत्पादन खेतों की फसलों की तुलना में अधिक है, अर्थात धान की फसल केवल 30 क्विंटल हेक्टेयर की अधिकतम उपज देती है, जबकि केले की फसल 300 से 450 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और अंगूर की फसल 90 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है। ठीक है बच्चों, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, एक बार जरूर पढ़ेंगे, इसके बाद में मेरे पढ़ाने के बाद में आपको खुद से ज़रूर पढ़ना है। देखिए आप यहाँ समझ रहे हो, अच्छी बात है, परंतु आप जब तक रिवीजन नहीं करोगे बच्चों तो आपको समझ नहीं आएगा। या तो फिर ऐसा करेंगे आपकी मेरी इस वीडियो को फिर से देखेंगे आप, यदि पार्ट समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से देख सकते हैं, तो फिर से आपको समझ में आ जाएगा। अब हम च को समझते हैं, क्या समझते हैं, च समझते हैं। फलों और बागानों की फसलों की खेती उन स्थानों पर की जा सकती है जहाँ भूमि की ढलान असमान व ऊंची नीची होती है। कोंकण क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्र के आसपास बड़े पैमाने पर आम और काजू की खेती की जाती है। तो क्या होता है बच्चों, जो ढलान वाले और ऊंची नीची ज़मीन वाले जो भूमि होती है उसमें क्या होते हैं कि हम फलों की बाग लगा सकते हैं ना। तो देखो आप सब्जियों की खेती करोगे ना तो आपको समतल भूमि की आवश्यकता होगी, एक अच्छी भूमि की आवश्यकता होगी, ऊबड़ खाबड़ जगह नहीं होना चाहिए उसके लिए। क्यों, उसका कारण ये होता है बच्चों, क्योंकि आप समतल भूमि रखोगे ना तो पानी हर जगह पहुंचेगा और अपनी फसल अच्छे से होगी। और आप फलों की खेती करना चाहते हैं तो ऊंची नीची भूमि में आप कर सकते हैं क्योंकि वो बड़े पेड़ होते हैं, है ना। इसके बाद में हम समझते हैं आगे 6 नंबर को, देखना ध्यान से आप। बंजर भूमि या खराब गुणवत्ता वाली मिट्टी इस खेती के लिए उपयोगी है। ठीक है, किस खेती के लिए, फलों वाली खेती के लिए। उसके बाद में हम समझेंगे जौ पॉइंट को समझते हैं हम, देखोगे आप। इस तरह की फसलें उच्च मूल्य, बहुत अधिक मेहनत वाली होती हैं और इनसे पूरे वर्ष रोजगार पैदा हो सकता है। तो जो फसलें फल वाली जो रहती है ना बच्चों, इनसे क्या ना अधिक उच्च मूल्य मिलता है, बहुत अधिक मेहनत की भी आवश्यकता होती है, पर पूरे वर्ष क्या होता है, रोजगार मिलता है। उसके बाद में हम समझेंगे 6 नंबर, बागवानी उत्पादन विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में कार्य करते हैं। जैसे ऊपर पढ़े थे ना अपन लोगों ने, कच्चा माल जैसे कौन कौन सा प्रसंस्करण के लिए देते हैं हम, दवा बनाने, इत्र बनाने और सौंदर्य प्रसाधन, रसायन, मिठाई, तेल और रंग बनाने के लिए हम कच्चा माल देते हैं। उसके बाद में बागवानी से जो कच्चा माल देते हैं हम, जैसे कि आपने फूल दे दिया, तो फूल दे दिया बागवानी से, तो उससे क्या बन जाएगा, इत्र बन जाएगा, है ना। बहुत सारे अपने पौधे दे दिए जिससे दवा बन जाएगी, बहुत सारे फूल ऐसे सौंदर्य प्रसाधन के काम में आते हैं, है ना। तो ऐसा होता है बच्चों कि बागवानी से बहुत सारे लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। ये महत्व ही तो पढ़ रहे हैं हम। इसके बाद में आगे वाला पॉइंट पढ़ते हैं, इसकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मांग, इसकी क्या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मांग है और विदेशी मुद्रा का अच्छा स्रोत है। राष्ट्रीय यानी समझते हैं ना बच्चों आप, राष्ट्रीय यानी भारत की बात हो रही है और अंतर्राष्ट्रीय यानी विदेश की बात हो रही है। तो इसमें क्या मांग है और विदेशी मुद्राओं का अच्छा स्रोत है। समझ गए बच्चों, ये आपने अभी तक महत्व देखे हैं। तो बुक को जरूर आप पास में रखेंगे, बुक को पास में रख करके ही आपको समझते हुए चलना है चीज़ों को, है ना। और यदि कोई चीज़ आपको ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आ रही हैं तो आप ज़रूर आप क्या करेंगे कि कमेंट बॉक्स में आप जा कर के कमेंट कर सकते हैं और कमेंट कर करके आप पूछ सकते हैं कि सर हमको ये समझ नहीं आ रहा है। आप कमेंट करके आपके क्वेश्चन कर सकते हो, तो उसके आंसर जरूर देंगे। और आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि इसमें सर समझ नहीं आया है, इसकी वीडियो हमें फिर से बताइए या फिर से हमें समझा दीजिए, तो ज़रूर उसका वीडियो बनाकर हम नेक्स्ट टाइम वीडियो लेकर जरूर आ जाएंगे। ठीक है, हम आगे देखते हैं बच्चों, भारत में बागवानी फसलों की वर्तमान स्थिति क्या है। भारत सरकार द्वारा 2016-17 के लिए उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में बागवानी फसलों की खेती 24 मिलियन हेक्टेयर में की जा रही है, जो भारत के कुल फसली क्षेत्र का लगभग 7% है। 2016-17 में वार्षिक बागवानी उपज 295 मिलियन टन के आसपास अनुमानित है, जिसमें 175 मिलियन टन सब्जियां और 92 मिलियन टन फल शामिल है। तो भारत में वर्तमान में बागवान कितनी हो रही है, स्थिति क्या है, ये आपको यहाँ पे दिया गया है। तो सिर्फ आपको इसको पढ़ करके समझना है चीज़ों को, बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने को रटना नहीं है चीज़ें यहाँ से, सिर्फ मात्र देख करके पढ़ना और समझना है बच्चों। क्योंकि आप अभी 9th के स्टूडेंट हैं, है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें रटना नहीं है, आपको चीज़ों को समझना है। और जो चीज़ें ऐसी रहती है ना, बहुत ज़्यादा याद नहीं हो पा रही हैं आपको, तो उसको आपको बहुत लाइटली पढ़ना है, बहुत ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब आगे हम आते हैं, भारत ओकरा का सबसे बड़ा उत्पादन है। बच्चों ओकरा समझना, ओकरा भिंडी को बोलते हैं, ठीक है, उत्पादन है, तो भिंडी का बहुत बड़ा उत्पादक है। सब्जियों में भारत, क्या सब्जियों में भारत
आलू, प्याज, फूलगोभी कौन कौन से देखना जरा समझना। आलू, प्याज, फूलगोभी, बैंगन और पत्ता गोभी के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। फलों में यह केले, आम, अमरूद, नींबू और पपीता का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, यहाँ पे देखो कितनी सारी बातें आ रही हैं। सब्जियों में भारत आलू, प्याज, फूलगोभी, बैंगन और पत्ता गोभी में उत्पादन में दूसरा स्थान है। बहुत सारी चीज़ें आप याद रखना। भारत जो है दूसरे नंबर पे है। क्या है? दूसरे नंबर पे, ये याद रख लो। बहुत सारी चीज़ों में क्या है, भारत दूसरे नंबर पे है। इसलिए बच्चों आप याद रखना है ना कि भारत कभी भी दूसरे नंबर पे आता है बहुत सारी चीज़ों में जनरली। उसके बाद में समझते हैं फलों में यह केले, आम, अमरूद, नींबू और पपीता का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये भी समझना है, सबसे बड़ा उत्पादक है। आम, अखरोट, अंगूर, केला और अनार निर्यात किए जाने वाले प्रमुख फल हैं, जबकि प्याज, ओकरा, करेला, हरी मिर्च, मशरूम मशरूम समझते हो ना बच्चों आप? मशरूम क्या होती है? मशरूम क्या होती है, जैसे आपके गांव में बोलते हैं ना, कुकुरमुत्ता बोल सकते हो, भूमोड़ी बोल सकते हो, है ना। कई लोग बोलते हैं, गांव की अलग अलग भाषाएं रहती हैं ना। तो ये समझना है आपको। मशरूम और आलू की विदेशी मांग अधिक होती है। क्या होती है? विदेशी मांग अधिक होती है, मतलब विदेश में आलू ज़्यादा जाता है। फल और सब्जियां ज़्यादातर यूएई, बांग्लादेश, ठीक है, मलेशिया, नीदरलैंड, श्रीलंका, नेपाल, यूके और सऊदी अरब को निर्यात किया जाता है। इतने सारे देशों को देखो भेज रहे हैं अपन लोग, क्या कर रहे हैं, सब्जी बाहर भेज रहे हैं बच्चों। अब हम एक सारणी के माध्यम से समझते हैं। आप ये सारणी को, अगर आप बुक सामने है तो आप ये सारणी को बच्चों आपको जरूर 1 से 2 बार पढ़ना है। मैं यहाँ पे आपको पढ़कर नहीं बताऊंगा, ये देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आपकी बुक में तो लिखा हुआ है। आप इसको जरूर एक बार याद कर लेंगे, 2 बार पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों, हम आगे जो चीज़ें समझने वाली हैं उसको समझते हुए चलते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए आप, भारत में बागवानी फसलों की संभावनाएं। क्या संभावनाएं हैं भारत में बागवानी फसलों की? भारत में विविध कृषि जलवायु परिस्थिति देश इसको एक मिनट आपका लूंगा मैं। बच्चों मैं जो जो आपको पढ़ा रहा हूँ, सामने आपको बुक रखना है और ध्यान से सुनते जाना है कि सर क्या बोल रहे हैं, और समझते हुए चलना है आपको चीज़ें। ठीक है, और ध्यान, आप जब वीडियो देख रहे हैं तो आपका ध्यान पूरा वीडियो में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? आपका पूरा केंद्र वीडियो में होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो बच्चों हम आगे पढ़ते हैं। भारत में बागवानी फसलों की संभावनाएं, है ना। भारत में विविध कृषि जलवायु परिस्थितियां देश के विभिन्न भागों में सभी प्रकार के ताजे फलों, सब्जियों और औषधीय पौधों के उत्पादन को सुनिश्चित करती है ना। लोगों में स्वास्थ्य चेतना बढ़ रही है। भारत में अधिकांश आबादी शाकाहारी है। क्या है? शाकाहारी है। परिणाम स्वरूप फलों और सब्जियों की मांग भी अधिक है। देश में मौजूदा मांग की तुलना में बागवानी वस्तुओं का उत्पादन काफ़ी कम है, इसलिए अधिक बागवानी फसलों का उत्पादन करने के लिए एक बड़ी संभावनाएं हैं। देश में बड़ा क्षेत्र केवल बागवानी फसलों के लिए उपयुक्त है, जैसे कि आम, चाय, नारियल और सुपारी, क्योंकि वे गैर कृषि योग्य, चट्टानी, पथरीले, दलदली, लहरदार और ढाल वाले हैं। सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि हुई है, लेकिन ऐसी फसलें हैं जो कम पानी में भी जीवित रह सकती हैं। इसके लिए केवल पर्याप्त जल प्रबंधन सुनिश्चित करना होगा, है ना। ठीक है बच्चों, देखिए ये जो चीज़ें हैं आपको समझने वाली चीज़ें हैं। आपको यहाँ से कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस पढ़ना है। जैसे मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ तो आपको ध्यान से समझना बस है कि सर क्या पढ़ रहे हैं, है ना। और एक चीज़ बता दूँ बच्चों आपको, कभी भी कोई भी चीज़ आपको पढ़ना होता है ना, पढ़ना होता है तो आपको ध्यानपूर्वक समझना पड़ता है। बिना ध्यान से अपन लोग कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। देखो आपको मैं पूरे सत्र एक एक करके पूरे सत्रों को मैं समझाऊंगा जरूर, ठीक है। और मैं क्वेश्चन आंसरों को बता दूंगा। मैं लास्ट में एक आपकी प्रश्न बैंक हल कराऊंगा, उससे आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी तो आपको पाठ को समझते हुए चलना है ना, और वीडियो को 1-2 बार जरूर देखना है आपको, जब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। भूमि बागवानी फसलें जैसे जामुन, बेर, इमली, बेल, सीताफल, रामफल आदि को बारिश वाली भूमि पर भी उगाया जा सकता है। कौन सी भूमि पर उगाया जा सकता है? बारिश वाली भूमि पर। अन्य देशों की तुलना में, एक मिनट हम पेन का यूज़ करें ताकि आप लोगों को समझ में जल्दी आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, हाँ आप समझते हैं पेन के माध्यम से। कहाँ पे आए थे? तो रामफल आदि बारिश वाली भूमि में उगाया जा सकता है। ठीक है, अन्य देशों की तुलना में कृषि श्रम और अन्य कृषि निवेश यहाँ बहुत सस्ते और आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जो उत्पादन की लागत को कम करते हैं और अधिक लाभ उत्पन्न करते हैं।
बागवानी की फसलों के उच्च लाभ विभिन्न योजनाओं और वित्तीय सहायता के माध्यम से सरकारी सहायता के साथ बागवानी के प्रति अमीर और गरीब प्रशिक्षित और शिक्षित लोगों को आकर्षित करते हैं। इससे बागवानी फसलों के उत्पादन में गहन तरीकों और बेहतर प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है। भंडारण और प्रसंस्करण विधियों के बारे में जागरूकता से उपज, नौकरी के अवसर और आय के उपलब्धता में भी वृद्धि होती है। देखिए, भंडारण और प्रसंस्करण एक शब्द आया हुआ है यहाँ पे, तो आपको समझना है जो भी आपकी सब्जी होती है, जैसे आलू हो रहा है ना, तो आलू का भंडारण हम कहाँ करते हैं? बड़े बड़े वेयर हाउस में करते हैं, तो उसी को हम भंडारण बोलते हैं। और प्रसंस्करण की बात करें तो कच्चा माल जब हम किसी मतलब औद्योगिक मतलब कोई मतलब कहाँ देते हैं, उद्योग में देते हैं, तो उसको बोलते हैं हम प्रसंस्करण। तो वहाँ पे जो क्रिया चलती है, जैसे गन्ना दिया आपने तो शक्कर बनने की जो क्रिया चल रही, तो वो एक प्रसंस्करण चीज़ें कहलाती है ना, प्रोसेसिंग। ठीक है, अब आगे हम समझते हैं। अब हम बागवानी तो कर रहे हैं, है ना, बागवानी तो कर रहे हैं, पर इसमें रोजगार की क्या अवसर है ना। तो देखो, बागवानी आप करोगे, नर्सरी तैयार करोगे, नर्सरी बनाओगे, तो इस नर्सरी को मैनेजमेंट करने के लिए, पौधे लगाने के लिए, पौधे की कटिंग करने के लिए, छटाई करने के लिए, फल फ्रूट्स तोड़ने के लिए कितने सारे वर्करों की ज़रूरत पड़ेगी, वर्करों की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं। तो इससे क्या होगा, इन वर्करों को रोजगार मिलेगा, है ना बच्चों, रोजगार मिलेगा। तो अब रोजगार के अवसर की बात हम करते हैं। ठीक है, बागवानी में रोजगार के अवसर। बागवानी उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न प्रकार के रोजगार पैदा करती है। प्रत्यक्ष रूप से कैसे रोजगार पैदा करेगी कि प्रत्यक्ष रूप से कोई वर्कर आ रहा है अपने घर में, सारे वर्क कर रहा है ना। अप्रत्यक्ष रूप से भी वर्क मिलता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से भी रोजगार के अवसर प्रदान होते हैं। कई नौकरियां के लिए बागवानी में ज्ञान और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है ना। किसी को मतलब जैसे क्या कर रहे हैं, अपनी सब्जियां बाहर जा रही हैं बेचने के लिए, तो थोड़े एजुकेटेड लोग चाहिए होंगे, है ना, कि वो अपनी सब्जी को बेच लें इस टाइप से। तो क्या होगा कि नौकरियां, जब कई प्रकार की नौकरियां वहाँ पे होती हैं, तो नौकरियां बागवानी में ज्ञान और प्रशिक्षण की आवश्यकता जरूर होती है ना। प्रशिक्षण स्तर पर स्तर व्यावसायिक या महाविद्यालय कॉलेज स्तर का भी हो सकता है। बीएससी वाले, एमएससी वाले और 12th लेवल के भी वहाँ पे वर्क करेंगे, है ना। तो स्तर पर हो सकता है। काम की प्रकृति आंतरिक और बाहरी हो सकती है। कार्यालय में तीव्र शारीरिक श्रम और कागजी कार्यवाही शामिल हो सकती है। नौकरियों की निम्नलिखित चुनी गई श्रेणियां हैं जिनके लिए बागवानी के साथ अलग अलग डिग्री की आवश्यकता होती है। आप देखते हैं जरा कौन कौन सी डिग्री, जैसे कि आप बात करते हैं नर्सरी प्रचालन में कौन कौन सी। पहले नंबर में आ जाते हैं नर्सरी मैनेजर। पूरी नर्सरी के कामों का निर्देशन करता है ये नर्सरी मैनेजर। सबसे मेन समझ लो नर्सरी मैनेजर। नर्सरी में कौन कौन का रोजगार कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, आप समझ रहे हैं। दूसरी चीज समझते हैं, नंबर में प्रोपोगेटर। प्रोपोगेटर क्या होता है, गुणवत्तारोपण सामग्री विकसित करता है ये। ठीक है, उसके बाद तीसरी बात करते हैं हम फील्ड सुपरवाइजर। फील्ड सुपरवाइजर का काम क्या होता है बच्चों, फील्ड वर्क की देखभाल और योजनाएं को देखते रहता है, वो क्रियान्वयन करेगा, देखते रहेगा कि कौन, फील्ड सुपरवाइजर। और तीसरा प्लांट तकनीशियन। प्लांट टेक्नीशियन क्या करता है, सलाह देता है और पौधों की देखभाल और मार्गदर्शन प्रदान करता है, कौन, प्लांट टेक्नीशियन। उसके बाद में लास्ट बारी आती है विक्रेता। किसकी बारी आती है, अपनी फ्रूट्स फल की के जो विक्रेता जो बेचने वाले होते हैं, विक्रेता पौधे सामग्री का प्रचार और बिक्री का काम करता है। ये क्या करता है, पौधों को ये बेचता है। तो देखिए बच्चों, आपने कितना सारा रोजगार यहाँ पे है। नर्सरी मैनेजर, प्रोपेगेटर हो गया, फील्ड सुपरवाइजर हो गया, प्लांट टेक्नीशियन हो गया और विक्रेता हो गया। ये सारे लोग क्या करते हैं, नर्सरी की मतलब वर्क करते हैं, है ना। तो ये इतने प्रकार के रोजगार आप नर्सरी से देखने मिल रहे हैं। इसके बाद में हम समझते हैं टर्फ घास प्रचालन। टर्फ घास प्रचालन लैंडस्केप टेक्नीशियन, मतलब ये क्या करता है, स्थापना मतलब कि स्थापना और परिदर्श का रखरखाव करता है। उस ये थोड़ी बड़ी पोस्ट ये मान के चलिए आप। इसके बाद में कौन है, गोल्ड कोर्स आर्किटेक्ट। ये क्या करता है, एक गोल्ड कोर्स डिजाइन करता है। क्या करता है, ये गोल्ड कोर्स डिजाइन करता है। इसके बाद में समझेंगे हम, गोल्फ कोर्स सुपरिटेंडेंट, गोल्फ कोर्स के निर्माण और रखरखाव की निगरानी करता है। ये तीनों का देखिए आप कितने अच्छे से, ये तीनों के भी वर्क हैं, है ना। अब हम आगे समझते हैं, बात कर लेते हैं हम फसल उत्पादन में कौन कौन कार्य करते हैं यहाँ पे। एक पहले फार्म मैनेजर की बात करेंगे। तो बच्चों, ये फार्म मैनेजर जो होता है, बागवानी फार्म का प्रबंधन करता है। देखो, फार्म मैनेजर तो बड़ा ही होगा, क्या करेगा, ये प्रबंधन करेगा। दूसरा ख की बात करते हैं हम, फसल उत्पादक।
फसल उत्पादक, तो ये सब्जियां, फल और फूल पैदा करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने समझे, नर्सरी प्रचालन, टर्फ घास प्रचालन और फसल उत्पादन। ये इसके बाद में हम समझते हैं फ्लोरिकल्चरिस्ट का काम क्या क्या होता है। फ्लोरिकल्चरिस्ट भी रहते हैं वहाँ पे। सबसे पहले तो फ्लोरिकल्चरिस्ट समझो। फ्लोरिकल्चरिस्ट क्या होता है? फूलों से संबंधित होता है। ये क्या होता है? फूलों से संबंधित होता है। तो फ्लोरल डिजाइनर ये क्या करता है बच्चों? फूलों की रचनात्मक व्यवस्था करता है। कौन? फ्लोरल डिजाइनर। तो ये क्या चीज़ें थोड़ी कठिन हैं, तो इनको आप क्या है 1 से 2 बार है ना बोल बोल कर देखेंगे। तो ये चीज़ें कभी कभी समझ में नहीं आती हैं, पर आप बोल बोल कर जरूर देखेंगे ना, तो शब्द आपको कठिन नहीं सरल लगने लगेंगे, है ना। फिर इसके बाद दूसरी चीज़ देखते हैं, स्टोर प्रबंधक। स्टोर प्रबंधक का काम क्या होता है बच्चों? खेत की दुकान का प्रबंधन और देख रेख करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? दुकान का प्रबंधन करते हैं और देख रेख करते हैं। फिर उसके बाद तीसरी बात करते हैं, प्लांट रेंटल सुपरवाइजर। इसका क्या काम है बच्चों? पौधों और गमलों को संभालता है और किराए पर फूलों की व्यवस्था करता है। देखो कितनी अच्छी बात फ्लोरिकल्चरिस्ट की ये तीनों समझ में आई कि नहीं आपको? फ्लोरल डिजाइनर, स्टोर प्रबंधक और प्लांट रेंटल सुपरवाइजर। ठीक है, ये तीनों के कार्य को आपने समझे, है ना। बहुत सरल चीज़ें हैं, आप बार बार पढ़ेंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं शिक्षक, एजुकेशनल क्षेत्र में। एजुकेशनल में क्या करेंगे कि शिक्षक प्रशिक्षक होता है जो औपचारिक और अनौपचारिक प्रणाली में बागवानी सिखाता है। तो ये क्या करता है? प्रशिक्षक औपचारिक और अनौपचारिक प्रणाली में बागवानी को सिखाता है। इसके बाद में दूसरा होता है शोधकर्ता, रिसर्च। तो ये क्या करता है? नए उत्पादों और किस्मों को विकसित करने के लिए तो क्या होते हैं ना बच्चों, बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं। कहाँ? अनुसंधान केंद्र में, मतलब कि जहाँ पे अच्छे से कृषि की जाती है ना, तो वहाँ क्या होता है? ये शोधकर्ता रहते हैं, साइंटिस्ट। तो इनका काम क्या होता है? उत्पादों मतलब नई नई किस्म निकालना। जैसे आपने देखे होंगे अलग अलग प्रकार की मिर्च, अलग अलग प्रकार के मतलब धान देखे होंगे आपने, तो अलग अलग वेराइटी निकालते हैं। तो ये कौन निकालते हैं? शोधकर्ता। ठीक है, उसके बाद में समझते हैं हम एक्सटेंशन पर्सन। एक्सटेंशन पर्सन, तो एक्सटेंशन पर्सन का क्या काम होता है बेटा? विस्तार व्यक्ति। मतलब कि ये क्या करते हैं कि ये गांव में जाते हैं और गांव में नई नई योजनाओं के बारे में बताते हैं। कौन? एक्सटेंशन पर्सन। तो ये क्या करते हैं? नई नई नवीन योजनाओं के बारे में, टेक्निक के बारे में ये क्या करते हैं? गांव में जाकर के बताते हैं। ये तीन आपने देखे, शिक्षक हो गया, शोधकर्ता हो गया और एक्सटेंशन। तो ये तीनों को समझना है आपको। बार बार जरूर वीडियो को देखोगे ना, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। मैं आपको इतने अच्छे से समझा रहा हूँ, और यदि आपको नहीं आती हैं चीज़ें समझ में, तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर आप कमेंट में बोल सकते हो, आपको मैं जरूर वो चीज़ें फिर से समझा दूंगा, है ना। अब आगे हम समझते हैं औद्योगिक प्रचालन। इसको जरा आप ध्यान से समझेंगे, है ना। औद्योगिक प्रचालन, बागवानी उद्योग ने निम्नलिखित सहित कई सहायक या सेवा उद्योगों को जन्म दिया है ना। तो बागवानी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। विकासात्मक या निर्माता, कृषि रसायन किसको कहते हैं, आप समझेंगे अपन। बागवानी उद्योग विभिन्न प्रकार के रसायनों का निर्भर करता है। विभिन्न प्रकार के क्या रसायनों पर निर्भर करता है, जिसमें उर्वरक, कीटनाशक और वृद्धि हार्मोन्स शामिल है। इन रसायनों को कृषि रसायन कहा जाता है। किसको? बागवानी उद्योग विभिन्न प्रकार की जो रसायन पर निर्भर रहता है, जिसमें उर्वरक, कीटनाशक और वृद्धि हार्मोन्स होते हैं। जैसे कि उर्वरक कौन से हो गए अपने? यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, ये सब। कीटनाशक जो कीटों को मारते हैं, और वृद्धि हार्मोन्स जो पौधों की वृद्धि बढ़ाते हैं, है ना, तो शामिल हैं। इनको क्या कहते हैं? हम कृषि रसायन कहते हैं। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कृषि मशीनरी। कृषि मशीनरी में क्या है? भूमि की तैयारी, रोपण। भूमि की तैयारी मतलब जुताई वगैरह करना, पाटा चलाना, उसके लिए रोपण यानी ट्रांसप्लांटिंग करना, खेत में रोपा लगाना, खेती, छिड़काव यानी दवाई की सिंचाई करना, है ना, छिड़काव, कटाई, भंडारण और संवेष्टन के लिए मशीनरी के लिए क्या? मशीनरी उपकरण और कार्यान्वयन की आवश्यकता होती। सही सीधी सी बात है। यदि आप भूमि की तैयारी कर रहे हैं तो ट्रैक्टर की ज़रूरत, रोपण कर रहे हैं तो मशीन की ज़रूरत, खेती छिड़काव कर रहे हैं तो आपको पंप की ज़रूरत पड़ती है, कटाई कर रहे हैं तो हार्वेस्टर की ज़रूरत, भंडारण कर रहे हैं तो आपको मतलब ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी चीज़ों के लिए मशीनरी उपकरण का क्रियान्वयन की आवश्यकता जरूर होती है। इंजीनियर बागवानी पौधों के व्यापक और गहन उत्पादन के लिए आवश्यक उपकरणों और मशीनरी का डिजाइन और निर्माण करते हैं। इसमें से कुछ मशीनरी का और औजारों के गृह उद्यान संस्करण भी उपलब्ध हैं, है ना। इसके बाद में आगे पढ़ते हैं हम वितरक। वितरक
बागवानी बागवानी उत्पादों को उत्पादन की क्षेत्रों के पास और दूर के बाजारों में और अंत में उपभोक्ताओं के लिए जाया जाना आवश्यक है। उनके अत्यधिक जल्दी खराब होने के कारण और लंबी अवधि के लिए उनकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बागवानी उत्पादों को परिवहन में विशेष देखभाल और रखरखाव की आवश्यकता होती है। इस पहलू की देखभाल के लिए विशेष कर्मियों की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, ये जो चीज़ें थी नीचे की, ये आपको सिर्फ पढ़ के समझ लेना है। बहुत सारी मतलब चीज़ें ऐसा माइंड में जोर देकर रटने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ पढ़ करके आपको समझना है। इससे कोई क्वेश्चन वैसे नहीं बनेगा। इसके बाद में हम ये जो प्रायोगिक अभ्यास है, इसमें एक थोड़ी सी एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसको हम समझते हैं। बच्चों देख रहे हो यहाँ पे विटामिन दिए हुए हैं, तो एक विटामिन अपना ए है। क्या है? विटामिन ए है, जो क्या करते हैं ना, गाजर से मिलता है। कैसे मिलता है? गाजर से मिलता है। और यदि बच्चों इसकी कमी हो गई ना, तो रतौंधी रोग हो जाएगा अपने को। क्या हो जाएगा? रतौंधी रोग हो जाएगा। आँखों से संबंधित रोग हो जाएंगे। क्या के संबंधित? आँखों से संबंधित रोग हो जाएंगे, है ना। उसके बाद हम सेकेंड चीज़ देखते हैं, विटामिन B1। तो बच्चों विटामिन B1 स्रोत आपका पालक है, और इससे अगर कमी हो गई तो हमको कौन सा? बेरी रोग हो जाएगा। उसके बाद में हम तीसरा देखते हैं बच्चों, विटामिन B2। विटामिन B2 जनरली गोभी से मिल जाएगा, और विटामिन B2 की कमी होगी तो मुंह का अल्सर हो जाएगा। ये थोड़ी सी 3 बातें थोड़ा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इसको आपको समझना है। अब आगे देखेंगे आप इसके जो सही विकल्प, सही जोड़ी, खालिस्तान, ये सब जो दिए हुए रहते हैं आपके, तो ये इनको आपको क्या करना है, जब यहाँ तो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, तो इनको क्या पीछे से आप देख करके इसको भर लेंगे, है ना। और उसके बाद में कंप्लीट हो जाता है आपका चैप्टर। अब पहली परिभाषा आपकी क्या थी? बागवानी को परिभाषित करें। तो बागवानी को परिभाषित आपने देखे होंगे, पहले ही एक अपन ने क्वेश्चन पढ़े थे, मतलब देखे थे। एक मिनट बच्चों, ये परिभाषा को आपको क्या कर लेना है? पूरी याद कर लेना है। आप यदि बागवानी की परिभाषा इतनी ही लिखते हैं ना, तो आपके लिए सफिशिएंट है। 9th के स्टूडेंट हैं आप, आपके लिए इतनी ही परिभाषा सफिशिएंट है, और बहुत सरल परिभाषा है। इसको क्या है ना, आपको तोड़ तोड़ कर अलग अलग करके याद करना है। सबसे पहले इतना याद कर लो आप कि हम बागवानी को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ठीक है, इतनी बात याद हो जाएगी ना, तो फिर उसके बाद में आगे की बात याद करेंगे हम। क्या याद करेंगे? अब जो हॉर्टिकल्चर है, वो हॉर्टस और कल्चरा, ये 2 शब्द जो लैटिन भाषा के हैं, इससे लिया गया है। क्या? हॉर्टस और कल्चरा, ये से लिया गया है, जिसका अर्थ, आगे पढ़ते हैं हम, जिसका अर्थ क्रमशः बाग और खेती है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब चौथा पॉइंट याद रखेंगे हम, एक बाड़े में की गई खेती को संदर्भित करता है। बस जैसे आपने रोजगार कौशल पढ़ा होगा ना, तो रोजगार कौशल में जैसे आपने परिभाषा याद किया था अलग अलग, वैसे ही आपको इसमें भी याद करना है। ठीक है, बहुत सरल सी परिभाषा है, जरूर याद हो जाएगी। और बच्चों आज मैंने जैसे कि आपको फर्स्ट सत्र पूरा कंप्लीट कराया हुआ है, इसमें और एक क्वेश्चन है, तो आपको ज़रूर यहाँ से देख करके कर लेंगे। ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। बागवानी के महत्व दिए हुए हैं, पॉइंट टू पॉइंट, वो लिख सकते हो। उसके बाद में बागवानी में रोजगार के अवसर, ये भी आप वहाँ से कर सकते हो अपनी बुक से, है ना। तो बच्चों ये आज का फर्स्ट सत्र मैंने कंप्लीट कराया है। एक एक सत्र आपको ज़रूर देखते हुए चलना है, ताकि आपको पूरा समझ में आते रहे, और भी आगे हम अच्छे से और डीपली उसको समझाते हुए सेकेंड चैप्टर को लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों। और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे और भी वीडियो आते रहेंगी, तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगी। ओके बच्चों, ओके, गुड नाइट।